जैसे कि कहीं कोई बात लीक ना हो, इनकी प्लानिंग का खुलासा ना हो जाए। आज बिल्कुल देखिए, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये बिल्कुल क्लियर कर रही है कि फुल प्रूफ प्लानिंग थी। आपस में बात करने के लिए ऑनलाइन मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। ये वो ऐप थी जिनको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल था। ऐसा पुलिस इसलिए भी कह रही है क्योंकि जो शूटर्स हैं उनके फ़ोन की जब जांच की गई तो तमाम खुलासे हुए। जिस तरीके से फोटो सामने आई, जूहू बीच की वो फोटो है, तीनों शूटर साथ में खड़े हुए हैं, तो काफ़ी समय से वो कुरला इलाके में थे, 20 से 25 दिन यहाँ पर रहे। वो लगातार रैकी करते थे, बाबा सिद्दीकी के घर की रैकी करते थे, उनके दफ्तर की रैकी करते थे। एक एक टाइम को नोट किया जाता था कि वो कितने बजे निकलते हैं, किस समय सिक्योरिटी पर्सनल उनके साथ रहते हैं, किस समय सिर्फ एक ही सिक्योरिटी पर्सनल रहता है और किस मौके का फायदा उठाकर उनको ये पूरी वारदात को अंजाम देना है। हूबहू ऐसा ही टाइम उन्होंने दशहरा का भी चुना और अभी तक की पूरी टाइमलाइन ये बता रही है कि एक फुल प्रूफ प्लान था और पुलिस के पास जो सबूत लगे हैं उसमें इस बात की ओर साफ तौर पर इशारा किया जा रहा है कि जो भी प्लानिंग की गई थी वो बिल्कुल फुल प्रूफ थी कि किस तरीके से एलिमिनेट करना है। लेकिन पुलिस इसको एक अच्छी कामयाबी के तौर पर भी इसलिए आज से देख रही है कि जो 2 शूटर अरेस्ट कर लिए गए वो स्पॉट से कर लिए गए, उसी जगह से कर लिए गए जहां पर वो वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। लेकिन सवाल अभी भी ये खड़ा हो रहा है कि बाकी के 2 लोग कहां हैं। एक शूटर जो वहां से फरार हो जाता है और सबसे बड़ा जिशान अख्तर जो इस पूरे ऑपरेशन कह लीजिए या इस वारदात को मॉनिटर कर रहा था, लगातार गाइड कर रहा था, सर्विलांस पे था। बाबा सिद्दीकी की एक तरीके से लोकेशन उसके पास से, लगातार बोल रहा था कि आपको कब फायरिंग करना है, आप वेट कीजिए, जब बाबा सिद्दीकी अपनी गाड़ी के पास पहुंचेंगे उस समय उसको फायर करना है। तो तमाम ऐसी डिटेलिंग है जिसको क्राइम ब्रांच अपने रिकॉर्ड पर ले रही है और जो भी स्टेटमेंट मिल रहे हैं, चाहे उस पूजा के पंडाल में मौजूद लोग थे उनके भी आज स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किए गए। जो उनके बेटे का दफ्तर था, जो सीसीटीवी फुटेज आसपास के पूरे उसकी टाइमलाइन को मैच किया गया। ये लोग जिस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से वहां पर पहुंचे थे उसको ट्रेस करने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से की जा रही है। तो साफ तौर पर मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट तो कर रही है, लेकिन उनके आगे सबसे बड़ी चुनौती है एक तो एज फैक्टर, क्योंकि एक आरोपी ने आज कोर्ट ने बोल दिया कि उसकी एज वो नाबालिग है, वो 17 साल है। कोर्ट ने भी उसके मेडिकल टेस्ट कराने की जो हिदायत है वो दी गई है। पुलिस ये भी कह रही है, जतिन आपको बता रहे हैं, जैसा कि पुलिस ये भी कह रही है कि आधार कार्ड पर जो शख्स अपने आप को नाबालिग बता रहा है, आधार कार्ड के मुताबिक उसकी उम्र 21 साल है। इसीलिए कोर्ट ने कुछ वक्त लिया है और इस पर भी जल्दी फैसला सामने आ जाएगा कि यह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। धन्यवाद जतिन आपका जानकारी के लिए। लेकिन इन सब के बीच पुलिस की ओर से लगातार कई दावे किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने बड़ा बयान दिया है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर, क्योंकि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है और बड़ा दावा किया है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर मुंबई पुलिस ने। उनका कहना है कि आरोपियों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं, यानी केवल जिस बंदूक से गोली चलाई गई है सिर्फ वही नहीं बल्कि कई हथियार बरामद हुए हैं। 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन है इनका। सुनिए क्या कह रही है पुलिस। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। तो पुलिस अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस पूरे मामले का कनेक्शन सामने आया। दरअसल कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई खुलासे किए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का कहना है कि इनके पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। तीसरे आरोपी को तलाशा जा रहा है। वहीं इस बीच सलमान खान में इस हत्याकांड के बाद खौफ है और सलमान खान ने साफ कह दिया है नो विजिटर्स प्लीज। क्या कह रहे हैं सलमान खान बता देते हैं आपको। दरअसल बाबा की मौत से सलमान खान में खौफ है और ये जानकारी मिल रही है कि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी बिल्कुल परिवार की तरह थे। यही वजह सलमान खान अब से कुछ देर पहले बाबा सिद्दीकी के घर भी पहुंचे थे। सलमान खान की लोगों से अपील है, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई कृपया मुझसे प्लीज कोई मुझसे व्यक्तिगत मुलाकात नहीं करे। सलमान खान किसी से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं करेंगे क्योंकि सलमान खान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की वजह से सलमान खान ने यह फैसला लिया है। दरअसल सलमान खान के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही घर के बाहर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। वो गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां सलमान खान रहते हैं उसी घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बता दें आपको सलमान खान ने इसी को देखते हुए लोगों से अपील की है कि नो विजिटर्स प्लीज, कोई उनसे मिलने के लिए ना आए। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मध्य प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है।
मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन में पूरे मामले की जांच कर रही है। वारदात से जुड़ा एक संदिग्ध हाल में उज्जैन गया था। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मध्य प्रदेश कनेक्शन सामने आया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश हरियाणा से कनेक्शन सामने आ रहा है और अब मध्य प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन में भी पूरे मामले की जांच कर रही है। यानी कि अब इस पूरे मामले में जहां जहां से कनेक्शन सामने आ रहे हैं, पुलिस की टीम वहां जाकर छानबीन कर रही है। वारदात से जुड़ा एक संदिग्ध हाल में उज्जैन गया था। क्या करने उज्जैन गया था, किससे मुलाकात करने उज्जैन गया था, क्या कारण था उज्जैन जाने का, ये खुलासा अब पुलिस जल्द ही करेगी। उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। बीच बम्बई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। इतकी गंभीर घटना झाल्यानंतरही त्यांच्या नजरेसमोर फक्त खुर्ची आहे, आमच्या नजरेसमोर महाराष्ट्र आहे। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो एक तरफ इस पूरे मामले में राजनीति की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कोई भी कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आ रहा हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यह बात कही है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जल्द ही इस पूरे मामले में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, यानी सरकार इस पूरे मामले में संजीदा। यही वजह है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तुरंत ही इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हत्याकांड के तुरंत बाद की यह तस्वीर है कि किस तरीके से इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है, इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसके बाद इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें से एक को यानी गुरमेल सिंह को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है और दूसरा जो कि यह दावा कर रहा है कि उसकी उम्र अभी 18 साल से कम है, उस आधार पर पुलिस जांच करे और कोर्ट के सामने साक्ष्य पेश करे। जो पुलिस दावा कर रही है कि आधार कार्ड के आधार पर एक और आरोपी की उम्र 21 साल है। जब पुलिस इस पूरे मामले में अपने दस्तावेज कोर्ट में पेश कर देगी, उसके बाद कोर्ट इस पर कोई फैसला लेगा। लेकिन 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तीसरे की तलाश जारी है और तलाश में उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक हर जगह पर तलाश की जा रही है। लेकिन इस बीच आरोपी धर्मराज और आरोपी शिवा के परिवार का भी रिएक्शन सामने आ गया है। हमारे सहयोगी ने उनसे भी बातचीत की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपका बेटा कितने नंबर पे है? आप सबसे छोटा है वो कब गया था मुंबई? 2-3 महीना होगा सर। अच्छा, आपसे संपर्क में था वो? हाँ, कोई संपर्क नहीं। क्या बताता था आपको? जब हमसे फोन नंबर है ही नहीं तो संपर्क का उसने बताया। अच्छा, इससे पहले क्या कई मामलों में और भी जा चुका है? वो जेल वगैरह कहीं जा चुका है? उनके लिए तो नहीं जाने रहा भैया। पौना 11 में भंगाड़ के रखा है, खरीद नाम के लड़का रहा, वो एक दुकान पर भंगाड़ के काम करत रहा है। अच्छा, कब गया था वो वहाँ? होलिन के 8 दिन बाद। अच्छा, क्या बताया आपके बेटे ने कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, क्या है? कहा था फोन का बोकदार कर रहा तो कहा था हमारे हम यहाँ भंगाड़ काम करे थे, इसे पानी गिरा था, धंधा नहीं हुआ था, इसे पैसा ना है तो कबू 2000 कबू 1000 इसे लगा दिया था। और जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, एक तरफ पुलिस ये कह रही है कि मध्य प्रदेश भी गया था, उज्जैन भी गया था एक आरोपी, उसके लिए भी पुलिस की एक क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन रवाना हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जिशान अख्तर को लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है? कौन है ये, कहां का रहने वाला है और क्या इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी बाबा सिद्दीकी से या ये भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही पार्ट है? आज बिल्कुल देखिए, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यही बोल रही है कि जो जिशान सिद्दीकी है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही जुड़ा हुआ था। पटियाला की जो जेल है वहां से इसने सबको मोबिलाइज करना शुरू किया, एक साथ इकट्ठा करना शुरू किया, फुल प्रूफ प्लान बनाया और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। 7 जून को जब जिशान सिद्दीकी जेल से बाहर आता है, वो दोबारा से इन शूटर से टाई अप करता है, उनको एक टास्क के तौर पर बुलाया जाता है। पहले पुणे में बुलाया गया। ये भी जानकारी मिल रही है कि पूरी ब्रीफिंग जो है जिशान सिद्दीकी ने इन तीनों शूटर्स को दी थी कि किस तरीके से इस प्लान को जो है वो साफ
साफ तौर पर एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद कुर्ला में एक फ्लैट दिलाया गया। बताया जा रहा है शुरुआती जांच में कि 14,000 रुपए रेंट उस फ्लैट का दिया जाता था। इन तीनों शूटर्स को 50-50 हजार रुपए भी शुरुआत में दिए गए ताकि वो जब मुंबई में रह रहे हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल उस खर्चे के तौर पर साफ तौर पर कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 3 राज्यों में अब जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो लगातार रेड कर रही है, जिसमें साफ तौर पर मध्य प्रदेश का वो उज्जैन भी है, क्योंकि जो लीड्स मिल रही है, जब फोन की जांच करना शुरू की इन शूटर से, उनके जीपीएस लोकेशन को खंगालना शुरू किया तो पता लगा ये जो शूटर्स हैं वो सिर्फ एक लोकेशन तक सीमित नहीं रहे बल्कि तो अब लगातार पुलिस जहां से कनेक्शन सामने आ रहे हैं जतिन वहां पर जाकर पूरे मामले में छानबीन कर रही है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस की एक टीम अब उज्जैन के लिए भी रवाना हो चुकी है कि वहां से आरोपी का क्या कनेक्शन है